कभी भी इस बंटवारे का शिकार नहीं होना है। ये बंटवारा हमें राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को अलग करके और इस देश में शासन सत्ता प्राप्त करने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है। हर व्यक्ति सफाई कर्मचारी है, हर व्यक्ति अपने आप में हर पेशे को करता है, लेकिन जब जिन लोगों के पास शिक्षा है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो उनका जीवन पशु के समान है। तो जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में आरक्षण के ऊपर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, कल भारत बंद किया गया। ये आरक्षण कितना सरकार कोर्ट के माध्यम से देना चाहती है वंचित वर्ग को या लड़ाना चाहती है, आखिर क्या चाहती है सरकार? तो इस सब बारे में मैं समझने के लिए मैं आया हूँ। हमारे साथ सिद्धार्थ गौतम जी हैं, ये साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनसे सारी बारीकी में समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो आरक्षण के ऊपर बवाल मचा हुआ है इसका समाधान क्या है। सरकार क्या वाकई में ये चिंतित है, या जिस तरह से ओबीसी में क्रिमिनल लगाया उसी तरह से एससी में भी क्रिमिनल लगाकर या कोटे में कोटा लगाकर बांटना चाह रही है, या वाकई में उनको हक दिलाना चाहती है? तो सर हमारे साथ गौतम जी। सर आपको जय भीम। जी जय भीम, धन्यवाद बहुजन समय चैनल को। सर आपसे जानना चाहता हूं कि जो सर आरक्षण का व्यवस्था किया गया है ये न तो शैक्षिक आधार पे है न आर्थिक आधार पे है। तो लोग कह रहे हैं कि जो वंचित वर्ग वाल्मीकि समाज है ये शिक्षित नहीं हुआ, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए इनको पीछे धकेला गया, इनको मौका नहीं मिला। क्या आधार है? उनका कहना है कि हम शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे, इसलिए हमको ये मौका नहीं मिला। क्या कहेंगे सर? देखो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए देश की न्यायपालिका को, शासन व्यवस्था को और आम जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश में एक जाति और वर्ण की व्यवस्था रही है और इस जाति और वर्ण की व्यवस्था में बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित किया गया है। शिक्षा से वंचित किया गया है और शिक्षा से वंचित होने के कारण उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं रहा और सामाजिक गैर बराबरी जाति और वर्ण के कारण रही। तो इसलिए हमारे संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण की गई है। शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, ना कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। अब जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्कृत भी पढ़ी होगी उन्होंने। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, संस्कृत के 3 श्लोकों का उच्चारण मैं अक्सर करता हूँ कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वाम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इन तीनों श्लोकों में शिक्षा का महत्व दिया गया है कि जिसके पास शिक्षा है वो आदमी सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। मैं पूरा हिंदी में अर्थ नहीं बताऊंगा, संक्षेप में ही बता रहा हूँ कि इन तीनों श्लोकों में ये बात निहित है कि जिन लोगों के पास शिक्षा है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो उनका जीवन पशु के समान है। तो कई सैकड़ों सालों तक इस देश में बहुत सारे लोगों ने पशुवत जीवन व्यतीत किया है। तो जिन लोगों के पास शिक्षा का अभाव रहा है वो संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी उस आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाए हैं। जो लोग शिक्षित हो गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति में रहे हों, किसी भी मजहब में रहे हों, उन लोगों ने संवैधानिक जो प्रावधान है उनका लाभ उठाया है। अब कुछ तबका ऐसा रहा है कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ अनुयायी ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के 3 मूल मंत्रों को माना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आपको एक गरिमामयी जिंदगी नागरिक के तौर पर जीनी है तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो,
तब आप गरिमामयी जीवन जी पाएंगे। और कुछ लोगों ने इस बात को अक्षर से आत्मसात किया और उसका अनुकरण किया और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कुछ हद तक संगठित हुए और कुछ हद तक उन्होंने संघर्ष भी किया है। और कुछ लोग ऐसे रहे जो इस देश की व्यवस्था के सताए हुए थे, जो SC ST वर्ग में थे। उन्होंने ना तो बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना आदर्श माना, ना बाबा साहेब अम्बेडकर के 3 मूल मंत्रों को माना। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, संगठन को प्राथमिकता नहीं दी, संघर्ष में वो आते नहीं हैं। तो इसी कारण से जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं माना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई उस कल्याणकारी व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये थोड़ा समझाएं, आरक्षण क्या है। आरक्षण मेरिट वालों का पैर खींचता है। जो मेरिट है, जैसे किसी का 300 नंबर है वो पास हो जाता है, और जिसका 500 नंबर है वो फेल हो जाता है। तो आरक्षण तो मेरिट वालों को पैर खींच रहा है ना सर? आरक्षण मेरिट वालों का पैर नहीं खींच रहा है, आरक्षण मेरिट वालों को अवसर दे रहा है। क्योंकि अगर आरक्षण नहीं होता और जो लोग SC ST और OBC वर्ग में शिक्षित हो गए हैं, अगर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो वो अपने जीवन में उस शिक्षा का लाभ ना तो निजी जीवन में प्राप्त कर सकते थे और ना सार्वजनिक जीवन में देश के हित में उस शिक्षा का लाभ उठा सकते थे। इसको परिभाषित करने वालों की कमी है बस। जो मेरिट SC ST, बाबा साहेब अम्बेडकर कम मेरिट वाले थे क्या? लेकिन जनरल वालों कहते हैं उनका कि हम 500 रुपये नंबर पाते हैं, लेकिन 300 वाला पास हो जाता है, हमको 500 रुपये को वो जगह नहीं मिलती। देखिए, योग्यता एक भ्रम है, ठीक है? योग्यता एक भ्रम है। योग्यता, जो लोग अयोग्य हैं वो फक्कड़ फ़कीर रहे हैं, ठीक है? अगर आज देश में जो लोग SC ST OBC वर्ग के हैं उनको सामान्य वर्ग के लोगों के जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो वो IAS टॉप करते हैं, IAS टॉप करते हैं, और वही सामान्य वर्ग के लोग IAS में मेरिट से उनसे नीचे रह जाते हैं। तो ये जो सुविधा है, जो माहौल है, ये आदमी को योग्य और अयोग्य बनाता है। जिन लोगों के पास सुविधाएं रही हैं, साधन रहे हैं, जो इस देश की शासन सत्ता और साधनों के मालिक रहे हैं, उनको अच्छा लाभ मिला, ठीक है? और वो अच्छे पढ़े लिखे। और आज जब SC ST वर्ग के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं और वो अच्छे शिक्षा के अवसर मिल जाते हैं तो वो सामान्य वर्ग के लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जो मेरिट वाली बात है, ये मेरिट जो है ये अवसर मिलने वाली बात है। जिसको अवसर मिलेगा वो अपनी मेरिट सिद्ध करके दिखाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपनी मेरिट सिद्ध करके दिखाई। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया और इस देश के वो चमकते हुए सितारे बने कि जो आज तक उस चमक को कोई हासिल नहीं कर पाया है। तो इसलिए कि योग्यता का ढिंढोरा पीटना ये एक भ्रम है। सर, अभी जो कोटे में कोटा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, आपने तो पढ़ा होगा इसको, तो क्या कोटे में कोटा जो फैसला है, कुछ वंचित समाज इसके लिए खुशी मना रहे हैं कि हमारे लिए बहुत दिन के बाद निर्णय आया है। क्या वाकई में ऐसा होने से उनको ये फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है सबस्टांशियल जस्टिस की। मैंने वो पूरा पढ़ा है और वो 7 जजों का निर्णय है और इसी मुद्दे को पहले संविधान की 5 जजों की पीठ ने खारिज कर दिया था कि भाई ये गैर संवैधानिक है। जो वर्गीकरण है SC ST वर्ग में, ये वर्गीकरण जो सब कैटेगराइजेशन, वो गैर संवैधानिक है और वो आज भी गैर संवैधानिक है। कुछ लोगों ने उस संवैधानिक हद को पार करके ये निर्णय दिया है, क्योंकि आज अगर इसको देखा जाए कि 5 जजों ने पहले इसको खारिज कर दिया, अब 7 जजों की बेंच थी, 7 जज में से 6 जजों ने एक मत होकर के निर्णय दिया है, एक जज ने डिसेंट कर दिया, मीन्स असहमति जाहिर कर दी। तो अगर टोटल देखा जाए तो 5 जजों ने पहले असहमति जाहिर कर दी थी और एक जज ने आज कर दी, तो 6 जजों ने कुल मिलाकर के असहमति जाहिर कर दी और 6 जजों ने सहमति जाहिर की है। तो अभी भी उसमें 50-50 रेशियो बना हुआ है। और अब
इसका सही निर्णय होगा कि जब इसको एक बड़ी संवैधानिक पीठ को इस मुद्दे को रेफर किया जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए। अब इसमें बात आती है कि देखिए, पहली बात तो संविधान में जो SC/ST वर्ग की जो सूची बनती है वो ज़मीनी हकीकत का आकलन करके गवर्नर की रिकमेंडेशन पर बनती है। ज़मीनी हकीकत का आकलन करके गवर्नर की रिकमेंडेशन पर बनती है। किन लोगों की सामाजिक स्थिति एक जैसी है, किन लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है, किन लोगों की शैक्षणिक स्थिति एक जैसी है, और किन लोगों को कितने समय से समाज की मुख्य धारा से वंचित किया गया है। तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पर वो लिस्ट बनती है, और वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में चेंज करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, वो जुडिशरी को नहीं है। और पार्लियामेंट को क्यों दिया गया, इस तर्क को अभी तक लोगों ने नहीं बताया। पार्लियामेंट को इसलिए दिया गया कि पार्लियामेंट में अभी भी 15% रिजर्वेशन मीन्स 21% रिजर्वेशन SC/ST OBC के लिए, SC/ST के लिए लागू है। और वहाँ SC/ST के नुमाइंदे वहाँ MP बन करके जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके जाते हैं। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाज से निकल करके जाते हैं, उसी ज़मीन से निकल करके जाते हैं, उस ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। तो जब कोई ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट के सामने आएगा कि भाई किसी जाति को इसमें से निकालना है, या किसी जाति को इसमें जोड़ना है, या इसमें उपजातिकरण करना है, तो वो लोग हैं इसके स्पेशलिस्ट, वही विशेषज्ञ हैं कि जो समाज की हकीकत को जानते हैं, और वही बताएंगे कि भाई इसमें वर्गीकरण हो सकता है या वर्गीकरण की आवश्यकता है या नहीं है। वही पार्लियामेंटेरियन जो MP हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वही बता सकते हैं, और वही पार्लियामेंट उस पर विधेयक पास कर सकती है, ना कि न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका में जो बैठे जज हैं वो उस सामाजिक हकीकत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो जनता के द्वारा चुन करके नहीं आते हैं, वो जुडिशरी के द्वारा चुने गए हैं, वो जुडिशरी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए गए जज जनता के प्रतिनिधि नहीं है। और जनता के हितों का फैसला, SC/ST जनता के हितों का फैसला SC/ST जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ निर्णय गलत दिया है। सर, वो जैसे कयास लगा रहे हैं कि वर्गीकरण हो जाएगा, तो अब तक ये मलाईदार चमार ले गए, तो वो अगर वर्गीकरण हो तो उनको मौका मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या उनको मिलेगा? देखिए, मौका सिर्फ उसको मिलेगा कि जो उस योग्यता को पूरा करेगा। अगर किसी, जैसे मान लीजिए किसी जाति विशेष को आपने वर्गीकरण में कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दे दिया, और उतने % उनके पास कैंडिडेट उपलब्ध ही नहीं है उस शैक्षिक स्तर के। जब उस शैक्षणिक स्तर के जो कैंडिडेट हैं वो एक दिन में तो तैयार होंगे नहीं, उनको तैयार होने में भी 10-20 साल का टाइम लगेगा। क्या 10-20 साल तक वो उस सब कैटेगरी को दिया गया आरक्षण क्या वो खाली रहेगा? क्या वो खाली रहेगा? इसका मतलब अगर उसे खाली आप रखना चाहते हो या रखने की बात कर रहे हो, तो आप जो SC/ST वर्ग को जो प्रतिनिधित्व सरकारी संस्थानों में मिला हुआ है उससे उन्हें वंचित करना चाह रहे हो, या उनके बीच में जिन लोगों ने संघर्ष करके शिक्षा हासिल कर ली है और अपने आप को योग्य बना लिया है, आप वहाँ तक उन्हें पहुँचने से वंचित कर रहे हो। अभी भी जिन वर्गों की, जिन जातियों की आप बात कर रहे हो, क्या सामान्य वर्ग की तुलना में उनको प्रतिनिधित्व मिल चुका है? कितने सेक्रेटरी हैं अभी SC समाज के? और या किसी जाति जिसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हो, जिसको क्रीमी लेयर में लाने की बात कर रहे हो, उस जाति में से कितने सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में? कितने चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट्स में? कितने अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग उच्च जो पदों पर पहुंच पाए हैं? अभी एक भी नहीं है। अभी इसी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो मात्र अभी 2 SC समाज से जज गए हैं, तीसरे शायद अभी गए हैं कुछ दिन पहले। मात्र 3 जज हैं जो SC समाज से हैं। सर, लेकिन उनका तर्क ये है कि जब हमको ये आरक्षण शैक्षिक आधार पर मिला नहीं है, आर्थिक आधार पर मिला नहीं, तो ये शिक्षा की क्यों डिमांड रख रहे हैं आप? नहीं, ये आरक्षण दिया ही शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है। जिस दिन आप अपने शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो जाएगा तो आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
और शैक्षणिक जो योग्यता है वो चंद दिनों में पैदा नहीं होती। इसका सबसे जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि राज्य सरकारों को, अभी भी उन्होंने ये बाध्य नहीं किया है कि तुम कैटेगराइजेशन करो तुरंत। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो सबस्टेंटिव जस्टिस के फेवर में, लेकिन सबस्टेंटिव जस्टिस के फेवर में आपको सरकारों को ये सलाह देनी चाहिए थी कि भाई जो लोग शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, आप उनके लिए विशेष शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनके बच्चों को विशेष स्कूल में प्रवेश करने का कुछ प्रबंध करें, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद करें और उनके लिए कुछ कोचिंग सेंटर्स चलाएं। और जो मूल कारण है भेदभाव का, सामाजिक पिछड़ेपन का जो मूल कारण है, इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर अभी भी जो समाज व्यवस्था बनी हुई है, ऊंच नीच की जातिवादी व्यवस्था, देश में कुछ ऐसी नीति का निर्माण करें कि धीरे धीरे करके जाति समाप्त हो और जो वर्ग शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दे करके उनके लिए अच्छी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सर 20 मिनट में बता देना, ठीक है सर। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दलित समाज में चमार और वाल्मीकि दोनों आते हैं। मैं सर जात के इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादातर बहुजन की बात करता हूँ, लेकिन जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन में दरार पैदा हुआ उसको मैं गलतफहमी को दूर करने से आपसे सलाह ले रहा हूँ, जानकारी चाह रहा हूँ कि ये जो दरार पैदा किया गया है कि एससी में वाल्मीकि और चमार दोनों आते हैं, दोनों बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, लेकिन कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है, कौन अम्बेडकरवादी नहीं है, कैसे तय होगा सर? देखिए, अम्बेडकरवादी होना कोई एक ऐसा पद नहीं है या कोई ऐसी योग्यता नहीं है। अम्बेडकरवादी होने का मतलब है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित आदर्श हैं या जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो उनको मान करके चलते हैं, वो लोग अम्बेडकरवादी हैं। ठीक है। और देखिए, जिन लोगों ने जो परंपरागत अपने पेशे हैं, जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था के द्वारा थोपे गए परंपरागत पेशे हैं, उनको लात मार करके, उनको त्याग करके और एक प्रगतिशील विचारधारा को अपना करके उन्होंने अपने शिक्षा को महत्व दिया और ये समझा कि भाई हम भी बराबर के नागरिक हैं, बराबरी का संघर्ष किया और बराबरी के संघर्ष में वो आगे बढ़े। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के उस सपने के अनुसार इस देश की व्यवस्था में कुछ मुकाम बनाया, थोड़ा सा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा मुकाम बनाया है। और जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप इस देश की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के द्वारा थोपे गए अपने पेशे को नहीं त्यागा और वो उसी में लगे रहे और उन्होंने शिक्षा को महत्व नहीं दिया और इस देश में परिवर्तन की लड़ाई को नहीं लड़ा और जो बराबरी के संघर्ष में आगे नहीं आए, वो लोग आज अवसरों से कुछ वंचित रह गए। मीन्स जो शासन व्यवस्था में अपनी जगह कायम नहीं कर पाए। और उनमें भी ऐसा नहीं है कि 100% उनमें ऐसे हैं, उनमें भी जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपनाया और बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों पर चले, संघर्ष किया, बराबरी के लिए और प्रयास किया, उन लोगों में से भी आगे निकल करके आए हैं। आज कई बहुत टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, गवर्नमेंट में ऑफिसर्स भी हैं, वो तो सेनाओं में भी हैं ऐसे लोग। तो ऐसा नहीं है कि उनमें 100 के 100% पीछे हैं। उनमें से जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को आदर्श माना, वो लोग आगे आ गए हैं। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मजबूरी है कि जो कि मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है, नाली साफ करना पड़ रहा है, हमें कोई काम नहीं मिला इसलिए मुझे करना पड़ा। मैं देखता हूँ कि सवर्णों में पंडित है, वो भीख मांग लेगा लेकिन कभी नहीं जूता गांठेगा रोड पर के, वो कभी नहीं सड़क पर झाड़ू लगाएगा। तो आखिर वो भी तो गरीब है, लेकिन वो ऐसा गंदा काम नहीं करता, लेकिन हमारे लोग कहते नहीं हमको गुजारा करने के लिए करना पड़ेगा। तो इस पर क्या आपका सफाई है सर? मेरी सीधी सफाई है, मैंने अभी कहा ना कि समाज की व्यवस्था के द्वारा थोपे गए परंपरागत पेशे को गले लगाकर जो लोग चल रहे हैं, चाहे वो बहुत छोटी किस्म का है या जिसको हे दृष्टि से लोग देखते हैं, ठीक है, उस व्यवस्था को लेकर के जो लोग चल रहे हैं, वो लोग कहीं अपने उस प्रगतिशील समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल पा रहे हैं। और जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और जिसने समाज व्यवस्था बनाई, तो वो अपने परंपरागत पेशे को क्यों छोड़ेगा?
वो जिसने बनाई है और जिसको सम्मान मिला हुआ है, जिस पैसे के कारण सम्मान मिला हुआ है वो तो नहीं छोड़ेगा, और जिस पैसे के कारण आपको अपमान मिल रहा है तो आपको तो वो पैसा त्याग देना चाहिए था। समझ रहे हैं ना बात को? तो जिस पैसे के कारण, क्योंकि पैसे के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, तो जिस पैसे के कारण अगर आपको अपमान मिल रहा है तो आपको उस पैसे को त्याग करके सम्मानजनक पैसे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। सर मैं थोड़ा इसी बात पर दोबारा कर रहा हूँ, क्या पुश्तैनी पैसा बगैर छोड़े क्या हम आगे बढ़ नहीं सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पुश्तैनी पैसा बगैर छोड़े आप आगे नहीं। मैं तो किसी भी काम को काम मानता हूँ। हर व्यक्ति सफाई करता है, हर व्यक्ति अपने जूते साफ करता है। कौन है ऐसा जो अपने जूते नहीं पकड़ता, जूते साफ नहीं करता? कौन है जो अपना शरीर और कपड़े साफ नहीं करता? कौन है जो अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाता, सफाई नहीं करता? हर व्यक्ति सफाई कर्मचारी है, हर व्यक्ति अपने आप में हर पैसे को करता है। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर बात आती है तो लोग उस पैसे को एक हे दृष्टि से देखते हैं सार्वजनिक तौर पर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप जिस पैसे से आपका पालन पोषण हो रहा है आप उसे करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो समाज व्यवस्था में और देश की शासन व्यवस्था में स्थापित करने के लिए जो योग्यताओं की आवश्यकता है आप उसको भी प्राप्त करने का संघर्ष करिए। मैं ये बात हर किसी के लिए कह रहा हूँ, और हमें कभी भी इस बंटवारे का शिकार नहीं होना है। ये बंटवारा हमें राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को अलग करके और इस देश में शासन सत्ता प्राप्त करने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है। सर ये SC/ST का आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में क्या चाहिए ऐसा है कि कोटा पूरा हो जाए, क्या करें तो हो जाए? SC/ST का कोटा पूरा करने का मैं मूल मंत्र बता देता हूँ कि SC/ST को एकजुट होकर के सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, और जब सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो वो कोटा देने वाले बनेंगे, कोटा पूरा करने वाले नहीं बनेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मेरा लास्ट सवाल है कि जो सरकारें ENFS नॉट सुटेबल को लगा देते हैं, को ऐसा क्या करें कि वो मौका नहीं आए लगाने के लिए? उसमें कुछ आइडिया बताएं। उसका आइडिया यही है कि जब SC/ST लोग एकजुट होकर के अपने बहुजन बना लेंगे, 85% बन जाएंगे, काशीराम जी की तर्ज पर काम करेंगे, तो सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। तो आप सेलेक्ट और रिजेक्ट करने वाले आप बनेंगे। वो NFS आप पर लागू नहीं होगा। NFS उन पर लागू होगा कि जिन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है, फिर उनको नॉट फाउंड सूटेबल करके, मीन्स आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपका ज़्यादा पेट भर गया है, अब आपको रोटी की ज़रूरत नहीं है, नॉट फाउंड सूटेबल करके आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे। जी, तो आप देख रहे थे कि सिद्धार्थ गौतम सर थे, इन्होंने कितनी बारीकी से बात अपनी बताई कि किस तरह से आप अपना आरक्षण ले सकते हैं, ENFS न लगे उसके लिए आपको सावधान कैसे रहना है, ये सारी बातें बताई। आप इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे छोटा सा अपील है, यदि हमारा काम आपको पसंद है तो हमारे चैनल को कुछ आर्थिक मदद भी करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।